ये जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग करना केवल मकसद नहीं है, मकसद के लिए मीटिंग करना चाहते हैं। मकसद करना सिर्फ मीटिंग नहीं है, मीटिंग के लिए मकसद, यानी मकसद के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी महिलाएं घर में खाना बनाती है, केवल खाना बनाना उद्देश्य नहीं होता, खाना सुरक्षित और खाना संतुलित आहार से बनाती है ना। केवल खाना बना के रख दिया इतना तो मकसद है नहीं। उस खाने में कितना, उस दाल में कितना नमक पड़ेगा, कितना हल्दी पड़ेगा, कितना मसाला पड़ेगा, वो नाप तोल के बनाती है ना। मकसद क्या होता है? खाना अच्छा बनना चाहिए। जो भी व्यक्ति उस खाने को खाए तो उसको बहुत दिन तक बड़ाई करे, उंगलियां चाटता रहे, खाने का ये मकसद होता है। उस खाने से हमें जो डायबिटीज है, तो खाने से हमारे डायबिटीज पे कोई असर ना पड़े, हमें इंडाइजेशन ना हो जाए, हमारा पेट ना खराब हो, यानी खाना बनाने का ये आपका मकसद होता है। उसी तरीके से आज जो मीटिंग यहाँ पे की जा रही है, इसका मकसद ये है कि हम जिस समाज समूह में जी रहे हैं, हम जिस देश में जी रहे हैं, उस देश की जो व्यवस्था है वो सड़ी गली व्यवस्था है, हम उसे बदलना चाहते हैं। आज महिलाएं और छात्राएं जो यहाँ बैठी हुई है, हम इसलिए यहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि जो हमारी सड़ी गली व्यवस्था है, इसको हम बदलना चाहते हैं। तो अगर सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो आपको अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, और कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती है। अभी सबक आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पुरुष भाई भी बैठे हुए हैं, आप महिलाएं भी बैठी हुई है। हमारे पुरुष भाई अगर चाहते हैं उनको जल्दी से ही डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर की नौकरी मिल जाए, तो उनकी अपनी महिलाओं को सामाजिक जो चेतना चलती है, सामाजिक जो संगोष्ठी होती है, सामाजिक अधिकार की लड़ाई जो लड़ी जाती है, धरना रैली प्रदर्शन किया जाता है, आप पुरुषों को महिलाओं का सहयोग करके उस आंदोलन में उतारना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप महिलाएं चाहती हैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका बाप इस देश में सुरक्षित रह सके, तो आपको स्वतः से जो चल रहे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसमें सहयोग करना होगा। पहला क्या करना होगा? पहला पुरुषों का सहयोग लेना होगा। दूसरा, स्वतः उनके लिए काम करना होगा, यानी आने वाले पीढ़ियों के लिए काम करना होगा। तीसरा, अगर आप दोनों लोग मिलकर के ये काम नहीं करते हैं तो बच्चा पैदा करना बंद कर देना होगा। आज इनको गुस्सा आ रहा होगा। हमने जिन बच्चे को पैदा किया है उसे गुलाम पैदा किया है। हमने जिन बच्चे को पैदा किया है उन्हें गुलाम पैदा किया है। गुलाम कैसे पैदा किया है? किसी भी समाज को गुलाम बनाना है, किसी भी देश को गुलाम बनाना है, उसकी 3 चीजों को छीन लो, देश गुलाम बन जाएगा। किसी देश को अगर गुलाम बनाना है, किसी समाज को गुलाम बनाना है, उसकी 3 चीजों को छीन लो, वो देश गुलाम बन जाता है। पहली शिक्षा, दूसरी संपत्ति और तीसरा शस्त्र। ये 3 चीज छीनने से समाज गुलाम बन जाता है। और वर्तमान में अगर आप महिला और पुरुष ने सामाजिक गुलामी को नहीं एक्सेप्ट किया, सामाजिक गुलामी को एक्सेप्ट करने के बाद आंदोलन में सहभाग नहीं किया, तो आने वाले बच्चे की हमें चीखें सुननी पड़ेंगी। तो अगर आप महिलाएं, आप पुरुष भाई ये चाहते हैं आने वाले बच्चों की हमें चीखें ना सुनाई पड़े, तो इस देश में जो चल रही राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्रव्यापी संगठन के द्वारा जो धरना रैली प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, उसमें आप महिलाओं को पूरी शक्ति के साथ जन समर्थन हासिल करके सड़क पे, रास्ते पे उतर के खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आपने सोचा हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, हम जाति के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, हम आदिवासी के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, हम मुस्लिम के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, हम ओबीसी के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, हम सिर्फ महिलाओं के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, तो अगर आपने अकेले लड़ने का निश्चय किया तो उसका 3 परिणाम होगा। अगर अकेले लड़ने का प्लान किया, लड़ने का मतलब जो अधिकार खत्म हो रहा है उसको बचाने के लिए अकेले काम करने का निर्णय किया, तो उसका 3 परिणाम होगा। क्या? पहला, आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। पहला क्या होगा? आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर आप मैदान भी नहीं छोड़ करके भागे तो दूसरा, आप समझौता कर लेंगे।
पहला, आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। दूसरा, अगर आप मैदान भी नहीं छोड़ करके भागे तो समझौता कर लेंगे। और तीसरा, आप समझौता भी नहीं कर रहे हो, मैदान भी छोड़ के नहीं भाग रहे हो, तो तीसरा, आप मार दिए जाएंगे। आप मार दिए जाएंगे। बहुत सारे आदिवासी मारे गए, उड़ीसा में आदिवासी मारे गए, आपके पश्चिम बंगाल में आदिवासी मारे गए, यानी बहुत सारे ऐसे राज्य कहानियां हैं। यहाँ तक कि आप आदिवासियों की बात नहीं कर रही हूँ, एससी के लोग भी मारे गए, ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं हो रही है, महिलाओं की तो इतनी खराब दुर्दशा है, उसी पे आज चर्चा करने की बात मैं कर रही हूँ। यानी अकेले अकेले लड़ने का जो परिणाम होता है उससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं होता है, बल्कि करना क्या होगा, हमें संगठन शक्ति के साथ लड़ाई लड़नी होगी। कहने का मतलब ये है, किसी भी समस्या का समाधान संगठित शक्ति के साथ ही किया जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान संगठित शक्ति के साथ ही किया जा सकता है। अगर संगठित शक्ति का आपको परिणाम देखना है, आप बुद्धा के आंदोलन को उठा के देख लीजिए। पूरी दुनिया में भारत को बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्धा ने सबसे पहले जो आंदोलन चलाया, आप महिलाओं को पता नहीं होगा, आप महिलाओं की आजादी का आंदोलन सबसे पहले बुद्धा ने चलाया था। क्यों चलाया था? उसके पीछे कहानी क्या थी? आंदोलन चलाने से पहले विचार आता है, संगठन बनाने से पहले विचार आता है, संगठन बाद में बनता है, पहले विचार आता है। संगठन जो होता है वो बाद में बनता है, पहले हमारे दिमाग में विचार आता है। तो बुद्धा ने भिक्खुनी संघ क्यों बनाया, महिलाओं का संगठन क्यों बनाया, ये बात आप महिलाओं को जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। बुद्धा ने जब आंदोलन की शुरुआत की तो बुद्धा की उम्र 29 साल थी, जवानी की उम्र थी। बुद्धा ने जो आंदोलन की शुरुआत की तो बुद्धा की उम्र जवानी की उम्र थी, 29 साल की उम्र थी। बुद्धा से जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा, उस महिला का नाम है अम्रपाली। उन्होंने कहा, बुद्धा आप राजा के लड़के हो। कहा, बुद्धा आप राजा के लड़के हो, आपके घर में पूरी शान शौकत है, संपन्नता है, आप क्या कर रहे हो? तो बुद्धा ने कहा, अम्रपाली इस देश में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये 4 तरह की जो व्यवस्था है, इसमें महिलाओं का कहीं स्थान है क्या? है क्या? महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन माना गया, महिलाओं को भोग की वस्तु माना गया। यहाँ तक बुद्धा समझाते हैं कि अम्रपाली जैसे बेटी पैदा हो, जितना बाप के है उतना करे, थोड़ी सी बड़ी हो, जितना भाई के है उतना करे, ससुराल जब जाए जितना पति के है उतना करे, और जब बुढ़ापा है तो बेटे के सामने हाथ पसारे, बेटा 2 पैसा मुझे देना, मेरा बुढ़ापा गुजर जाए। तो अम्रपाली ने पूछा, उस महिला ने पूछा, बुद्धा आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, इसमें गलत क्या है? तो बुद्धा ने बताया, बुद्धा ने कहा, जन्म देने वाली जो माँ है वो महिला है, जन्म देने वाली जो माँ है वो महिला है, बड़े होकर जिस बहन ने पालन पोषण किया वो भी महिला है, हमारे साथ हमारी जीवन संगनी जो बन करके आती है, हमारे वंश को चलाती है, वो भी महिला है। जन्म से मरण तक हम पुरुषों की जिंदगी इन महिलाओं पे आश्रित है। कहने का सिद्धांत ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि समाज में महिला और पुरुष का बराबर का अधिकार है। तो अम्रपाली ने कहा, बुद्धा आप 100% सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती, मैं ये चाहती हूँ मेरे गांव में आइए, वहाँ महिलाओं की टोली रहती है, महिलाओं की टोली को समझाइए, ताकि हम क्या करें, हम संगठन में जुड़ सके और संगठन के माध्यम से हम अपने आजादी की लड़ाई लड़ सके। हुआ क्या, बुद्धा खाने पे शाम को जाते हैं, रास्ते में 2-4 लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बुद्धा आप कहाँ जा रहे हैं? तो तथागत बुद्धा ने कहा, मैं अम्रपाली के घर जा रहा हूँ, कुछ विचार देना है, खाना पीना खा के फिर आ जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, अम्रपाली चरित्रहीन महिला है,
अब चरित्रहीन का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, मुझे बहुत व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी। बुद्धा दूसरे वक्त से मिले, दूसरा वक्त भी यही कहता है। बुद्धा तीसरे वक्त से मिले, तीसरा वक्त भी यही कहता है। तो बुद्धा गांव के प्रधान से मिले, बुद्धा गांव के प्रधान से मिले और गांव के प्रधान से पूछा, प्रधान जी क्या आपको लगता है जो अम्रपाली नाम की महिला है वो चरित्रहीन है? तो प्रधान ने कहा 100% तथागत आपने सही कहा। तो बुद्धा ने क्या किया, तथागत गौतम बुद्ध ने क्या किया, सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया, सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और कहा, सरपंच महाराज, वो जो प्रधान था उस प्रधान का एक हाथ पकड़ लिया और कहा बुद्धा ने, प्रधान मैंने तुम्हारा एक हाथ पकड़ लिया है, अब जरा एक हाथ से ताली बजाओ। तो प्रधान ने कहा, बुद्धा एक हाथ से ताली अकेले नहीं बजती है। तो बुद्धा ने कहा, जब ताली एक हाथ से अकेले नहीं बजती है, एक महिला अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है? उसके साथ कोई पुरुष भी तो होगा, या महिला अकेले हो जाएगी? नहीं ना, महिला के साथ कोई पुरुष भी तो रहा होगा, तब तो महिला चरित्रहीनता का आरोप लगा। फिर हुआ क्या साथियों, भिक्षुणी संघ का निर्माण हुआ और भिक्षुणी संघ के लोग को क्या कहा गया, भिक्षुणी संघ के लोग को समझाया क्या गया, आप भिक्षुणी संघ के लोगों को गांव गांव में जाना है और गांव गांव में जा करके समानता प्रतिस्थापित करनी है, समानता की बात करनी है। समानता कैसे प्रतिस्थापित होगा ये बताना है, यानी गांव गांव जाना है और क्या प्रचार करना है, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो जो भिक्षुणी संघ के लोग थे वो गाँव में गए। जब भिक्षुनिया गांव में गई, यानी महिलाओं की टोली जब गांव में गई, महिलाओं का ग्रुप जब गांव में गया, महिलाओं का समूह जब गांव में गया, तो लोग उनकी बात को नहीं सुन रहे। वो लौट के आई, बोली बुद्धा लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो बुद्धा ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या समानता प्रतिस्थापित करने से बड़ा कोई विचार है? क्या आजादी से बड़ा कोई आंदोलन है? बोले नहीं। बोले लोगों ने सुना ही तो नहीं ना, गाली तो नहीं दी? बोले नहीं। बोले फिर जाओ। फिर महिलाएं गई, फिर गालियां भी खाई, फिर लौट के आई। फिर बुद्धा ने कहा क्या हुआ? बोले लोगों ने गालियां दी। बुद्धा ने कहा सही बात बताओ, क्या समानता प्रतिस्थापित करने से बड़ा कोई विकल्प आपके पास है? बोले नहीं। बोले लोगों ने गालियां ही तो दी, मारा तो नहीं ना? बोले नहीं। बोले फिर जाओ। फिर गई, फिर लोगों ने मारा भी, फिर लौट के आई। फिर महिलाओं ने कहा, महिलाओं के ग्रुप ने कहा बुद्धा आपकी लोगों ने मारा भी। तो बुद्धा ने कहा अच्छा लोगों ने मारा है तो क्या बच्चों की आजादी नहीं चाहती हो, खुद की आजादी चाहती हो? तो महिलाओं ने कहा हाँ। बोले मारा ही तो जान तो नहीं गई ना? बोले नहीं थे। बोले तुम्हें इस विचार का प्रचार प्रसार यानी अपनी आजादी का आंदोलन, महिलाओं को मान सम्मान का आंदोलन जान देने तक चलाना होगा, यानी जान देने तक तुम्हें इस विचार का प्रचार प्रसार करना होगा। कहने का मतलब जब तक जिंदगी है तब तक इस विचार का प्रचार प्रसार करना होगा। और उन महिलाओं ने और भिक्षु संघ ने क्या किया, वो आंदोलन की मुहिम छेड़ी। उसके बाद क्या हुआ, इस देश में 3 परिणाम आया। पहला, महिलाएं आजाद हुई। दूसरा, ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ। तीसरा क्या हुआ, मौर्य सम्राट जैसे लोग राजा महाराजा बन गए। लेकिन इस देश में फिर क्या होता है, प्रतिक्रांति होती है। ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति की, क्यों की? क्योंकि ब्राह्मणों को ये बात पता हो गई, अगर महिलाएं आजाद हो गई तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी। ये महिलाएं सोने के धात के वस्त्र पहनती थी। इस देश को सोने की चिड़िया महिलाओं की वजह से कहा जाता था। इस देश में सोने की खान महिलाओं की वजह से हुआ करती थी। इस देश में कृषि विज्ञान महिलाओं की वजह से हुआ करता है। अगर महिलाएं आजाद हो जाती है और महिलाएं आजाद हो गई है तो महिलाओं की व्यवस्था देश में आ जाएगी और हम ब्राह्मणों की खैर नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, प्रतिक्रांति किया। और प्रतिक्रांति में क्या किया, हमारे विचार में मिलावट किया, महापुरुषों के विचार में मिलावट किया। जैसे मिलावटी भोजन खाने से हमें इंडाइजेशन हो जाता है, मिलावटी मसाले खाने से हमारे पेट खराब हो जाते हैं, वैसे मिलावटी विचार हमारे दिमाग में आने से हमारी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। एक उदाहरण देते, फॉर एग्जाम्पल ये बोतल में पानी भरा है, ये बोतल में पानी भरा है,
ये शुद्ध पानी है, पीने लायक। अगर इसमें एक बूंद जहर डाल दिया जाए तो क्या होगा? पी सकते हैं? क्यों? मर जाएंगे। वैसे गलत विचार हमारे दिमाग में अगर आ गया तो आने वाली पीढ़ियां मर जाएंगी। दूसरा उदाहरण आप सुन लीजिए। एक बाल्टी अगर दूध है, एक बाल्टी दूध है, उसमें आधा नींबू काट के निचोड़ दिया जाए, क्या होगा? दूध फट जाएगा। वैसे अगर गलत विचार हमारे दिमाग में आ गया तो आने वाले बच्चों का दिमाग तो फटेगा, हमारा भी फट जाएगा। और कैसे फटा? इस देश में बुद्धा के बाद संतों गुरुओं का आगमन हुआ। आपके यही बंगाल के हिना ठाकुर, वो हरिचांद गुरचार ठाकुर जी थे, संत गुरु हरिचांद गुरचार ठाकुर जी आपके वेस्ट बंगाल के थे। कबीर रविदास साहब पूरे उत्तर भारत के थे। चोखा मेला ये लोग क्या थे? जो हमारे संतों गुरु आए, हमारे संतों गुरुओं ने इस मूल निवासी बहुजन समाज की महिला और पुरुष की मुक्ति का आंदोलन चलाया। तो ब्राह्मण ने प्रचार क्या किया? अरे तुम्हारे हरिचांद गुरुचांद ठाकुर, तुम्हारे रविदास साहब, तुम्हारे कबीर साहब ये भक्ति का आंदोलन चला रहे हैं। तो ये हमारा जो बैठा हुआ समाज है ना, ये भक्त पैदा हो गया। क्या हो गया? भक्त पैदा हो गया। भक्त क्या करता है? भक्त भक्ति करता है, भक्त विचार नहीं करता है और मुक्ति का रास्ता ढूंढता है। भक्त भक्ति करता है, भक्त विचार नहीं करता है और मुक्ति का रास्ता ढूंढता है। जैसे ही भक्त भक्ति करता है, यानी जैसे ही आपने भक्ति करने का प्रयास किया, गलत विचार आपके पास आया, मुक्ति का काम आपके पास नहीं आया बल्कि भक्ति का काम आया। भक्ति से शांति आ गई और जैसे शांति आई तो क्रांति खत्म हो गई। भक्ति से शांति आती है ना, जो भक्त होता है उसे शांति वो होती है ना, परिवेश में आती है। तो क्या क्रांति हो सकती है शांति से? जैसे ही भक्ति से आपने शांति वो क्रिएट किया, वैसे क्रांति खत्म होने का निश्चय जो आया। तो साथियों क्या हुआ? आपके सामने समस्या क्या खड़ी हुई? ब्राह्मणों के प्रति क्रांति से क्या समस्या खड़ी हो गई? जैसे आप भक्त पैदा हुए तो आपके सामने दो चीजें आई, जानते हैं क्या? पहला देवता, दूसरा राक्षस। तो आपने क्या सोचा? हम देवताओं को पढ़ने की औकात नहीं है, हमारी औकात देवताओं के पढ़ने के लिए, वैसे महान लोग हैं, है ना। दूसरा क्या है? राक्षस। हम क्यों पढ़े, ऐसे नालायक है। दोनों दिशा में हम पढ़ाई से दूर चले गए, यानी इतिहास से दूर चले गए। जब तक क्या है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। लेकिन अभी हमारे लोग क्या करते हैं? शराब वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। शाम को ये लोग शराब पीते हैं और खूब गुर्राते हैं, सुबह भूल जाते। तो शिक्षा से हम दूर गए, इतिहास से हम दूर गए। जो कौम इतिहास नहीं जानती भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, और कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती है। आधुनिक भारत के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, आधुनिक भारत के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, जो काम बंगाल के अंदर हरिचांद गुरचार ठाकुर ने किया, शिक्षा का काम किया, वही काम पूरे देश भर में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने महिलाओं को शिक्षा की बात की। बंगाल के महापुरुषों ने जो काम किया शिक्षा को लेकर के, वही काम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने क्या किया? महारानी विक्टोरिया के सामने कहा, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार दे दो। हमारे लोग अधिकार अगर पा जाएंगे तो अधिकारी बन जाएंगे। क्या होगा? अधिकार पा जाएंगे तो अधिकारी बन जाएंगे। हमें क्या करो? हमारे ऊपर सहानुभूति मत दिखाओ। हमारे ऊपर सहानुभूति का मतलब क्या है? अभी वर्तमान में सहानुभूति सरकारें क्या कर रही है? वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या तृणमूल कांग्रेस, कोई भी हो, क्या करती है? आपको राशन दे देती है, सहानुभूति करती है ना। आपको पानी देती है, सहानुभूति करती है ना। आपके घर के सामने की नाली बनवाती है, सहानुभूति करती है ना। आपके घर के सामने का फर्श बनवाती है, सहानुभूति करती है ना। आपके घर में नौकरी देती है क्या? ये सहानुभूति नहीं है, ये अधिकार है। तो अधिकार देती है क्या? नहीं। अधिकार देगी तो अधिकारी बन जाओगे। जब अधिकारी बन जाओगे तो सही गलत का फर्क आ जाएगा और इनकी सुनोगी नहीं। तो अगर इनको अपना गुलाम बनाना है तो सहानुभूति उत्पन्न करो। साथियों, जब इस देश में अंग्रेज थे तब इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। अंग्रेज के जाने के बाद वर्तमान आजाद भारत में समस्याएं निर्माण हो गई है। जब भारत गुलाम था तो किसी महिला का बलात्कार नहीं होता था।
आजाद भारत में क्या होता है, एक दिन में 88 बलात्कार हो जाते हैं। गुलाम भारत में कभी किसी किसान ने छत्रपति साहू जी महाराज के समय में आत्महत्या नहीं की थी। आज आजाद भारत में आज किसान लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे करीब 3 महीने से ज्यादा बैठे हैं, कितनों की जान चली गई। ये आजाद भारत का इतिहास है। यानी गुलाम भारत में आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं थी, आजाद भारत में आतंकवाद पनप गया। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद क्रिएट हो गया। गुलाम भारत में आदिवासी राजा थे, आजाद भारत में आदिवासी जंगलों से भी खदेड़ दिए जा रहे हैं। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हो गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम नालायक लोग बैठे हैं, मुफ्तखोर लोग बैठे हैं। क्यों? हरिचांद गुरुचांद ठाकुर ने किया, बिरसा मुंडा जी ने किया, योगेंद्र नाथ मंडल जी ने किया। क्या किया? हमारे गले में हांडी था, कमर में झाड़ू था, हमारे गले में टाई आ गई और कमर में बेल्ट आया ना। हम महिलाओं की सड़ीक साड़ियां आ गई, हम एक्वाफीना बिस्लरी का पानी पीते हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी फल मिठाई खाते हैं, लेकिन जो हम खा रहे हैं गारंटी है अपने बच्चे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। साथियों, हमें ये बात जाननी और समझनी होगी कि हम जो संगठन चला रहे हैं, संगठन का जो उद्देश्य है, यानी जो समस्या निर्माण हो रही है, वो समस्या हमारे समाज में निर्माण हो रही है, वो हमारे समाज व्यवस्था में निर्माण हो रही है। तो वर्तमान में भारत देश की जो समाज व्यवस्था इतनी खतरनाक है, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। कैसी व्यवस्था बदलना चाहते हैं? आपको व्यवस्था कैसे समझाएं? एक एग्जाम्पल देते हैं। जब खेत में आप धान की सिंचाई करते हैं, जब खेत में धान की सिंचाई करते हैं तो ट्यूबवेल या मोटर का प्रयोग करते हैं ना? जैसे पानी ज्यादा होता है तो अधिकांश लोगों का दिमाग क्या काम करता है कि हम इसकी जो मेड़ी है, इसका जो बांध है, इसको सही करें, वरना पानी ज्यादा हो रहा, ऊपर जा रहा है। समस्या क्या? मोटर है ना, ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल को बंद कर दो, खेत में पानी जाना बंद हो जाएगा। वैसे क्या है, हमारे लोग केवल समस्या को उठाते हैं, केवल समस्या को पकड़ते हैं। समस्या जिसने उत्पन्न किया, हमें उसे ही खत्म करना होगा। समस्या जिन लोगों ने उत्पन्न किया, अगर हम उन्हें की ही व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो हमारे समाज में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, रेप, बलात्कार, आतंकवाद, नक्सलवाद निकल करके नहीं आएगा। क्या आएगा? जिसने जो समस्या का कारण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते, हमारे घर में अगर पाइप लगी है, पाइप से पानी को ऊपर भेज रहे हैं और गलती से पाइप बीच से लीकेज हो जाए और पानी का लीकेज जैसे ही बाहर आए तो हम क्या करेंगे? फटाफट हम क्या करते हैं? अगर घर में पानी आ रहा है तो उसको एक किनारा देते हैं निकलने का। क्या पानी का बहाव रुक रहा है? या तो हम बांध बना लेते हैं किसी चीज का कि पानी हमारे इस तरफ ना इसी तरफ पानी रहे। क्या पानी का रुकाव बंद होगा? कारण क्या है? ये जो लीकेज हो रहा है, लीकेज को बंद कर दो, पानी आना घर में बंद हो जाएगा। साथियों, उसी तरीके से जिस गली से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, रेप, बलात्कार, आतंकवाद निकल करके आ रहा है, हम उस गली को बंद करना चाहते हैं। लेकिन जिस गली को आप बंद करना चाहते हैं वो बहुत खतरनाक व्यवस्था है। इस देश में जिस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं वो व्यवस्था 2 प्रकार की है। एक है समाज व्यवस्था, दूसरी है शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? समाज व्यवस्था है और शासन व्यवस्था है। तो समाज की जो व्यवस्था है इतनी कठोर है, इतनी पत्थर है कि अगर आपने अपना सिर उस पत्थर पे मारा तो आपका सर फूट जाएगा। उसको आप टच से मस नहीं कर सकते। अगर उसे टच से मस करना होगा तो हमें उससे ज्यादा मजबूत संगठन का निर्माण करना होगा। पत्थर से ज्यादा मजबूती हमें निर्माण करनी होगी। इसके लिए साथियों क्या करना होगा? राष्ट्रव्यापी संगठन जो देश में चल रहा है उसमें साथ और सहयोग करना होगा। अब समाज व्यवस्था में क्या है? महिलाओं की रास्ता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, छूतपन, ये सारा समाज व्यवस्था के अंदर चला था। अब समाज व्यवस्था के आपको एग्जाम्पल देते हैं। हमारे जो लोग हैं वो जाति के नाम का संगठन चलाते हैं, समस्या के नाम पे संगठन चलाते हैं।
जाति के नाम पे संगठन चलाते हैं, समस्या के आधार पे संगठन चलाते हैं, गली में संगठन चलाते हैं, मोहल्ले में संगठन चलाते हैं। अगर आपने ये संगठन चलाने का काम किया, उसका नतीजा ये होगा कि आपने वर्तमान में जो चल रही कांग्रेस बीजेपी की है, आरएसएस की जो विचारधारा है, वही पे आप काम कर रहे हैं।